हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हंसवाहिनी कोचिंग की यूट्यूब चैनल एससी स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ाया था और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप सबको समझाया था, तो उसी बेसिक कॉन्सेप्ट का दूसरा पार्ट आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। और आज आप लोगों को संख्याओं के क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियोज में मैंने आप सबको जो नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें मैंने फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और किसी संख्या का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है इसको समझाया और बताया था। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि डिजिट की सहायता से संख्याएं कैसे बनती हैं, यानी कि संख्याओं का जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने अच्छी तरह से समझाया था। तो जो लोग मेरा ये दूसरा वीडियोस देख रहे हैं वो निश्चित रूप से जा करके पहले वीडियोस का अध्ययन कर लेंगे तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ताकि ये जो दूसरा वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम सब जो है पढ़ने चल रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि जो संख्याओं का क्लासिफिकेशन होता है वो क्या है, यानी कि जो संख्याएं हैं हमारी किस तरह से निर्धारित की गई हैं। जैसा कि आप सब तमाम लोग पढ़े होंगे कि सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। यानी आप अगर इस तरह से देखें तो संख्याएं तमाम प्रकार की होती हैं और उन तमाम प्रकार की जो संख्याएं हैं उनको वर्गीकृत किस रूप में किया गया है उसका अध्ययन बहुत अच्छे से करना जरूरी है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूं और इसमें मैं आप सबको समझाता हूं कि जो हमारा संख्याओं का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है। देखिए, आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है वो संख्याओं का वर्गीकरण से ही संबंधित है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक के जो कॉन्सेप्ट हैं उस पे हम जीरो लेवल से ही अभी चर्चा कर रहे हैं और धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो संख्याओं का वर्गीकरण है वो क्या है। देखिए, संख्याएं तमाम प्रकार की, यानी कह सकते हैं कि कई प्रकार की होती हैं, लेकिन उन संख्याओं को हम कैसे पहचाने कि यह संख्या कौन सी है, या जो तमाम, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में बताया था कि सम संख्या, विषम संख्या, नेचुरल संख्या, तो हम कैसे जाने कि ये नेचुरल है, कैसे जाने कि ये सम संख्या है, कैसे जाने कि ये विषम संख्या है, कैसे हम पहचान करें कि ये ऋण संख्या है, कैसे पहचान करें कि ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए उसको बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं और इस टॉपिक को बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको संख्याओं के वर्गीकरण में नंबर 1 पर बताना चाहता हूं कि संख्याओं के वर्गीकरण में सबसे पहली संख्या के बारे में बात करते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? नेचुरल नंबर्स। अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में या नेचुरल नंबर्स के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राकृत, कहीं कहीं पर लिखा गया होता है प्राकृतिक संख्याएं, तो कहीं कहीं पर लिखा गया होता है प्राकृत संख्याएं, मतलब वही है। तो प्राकृत संख्याएं, तो सबसे पहले हम जानते हैं संख्याओं के वर्गीकरण में सबसे पहली संख्या जो आती है वो कौन सी संख्या है? नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। देखिए, अगर हमारी कोई संख्या इस प्रकार से लिखी गई हो, अच्छा, नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, यानी n से शो करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट हो करके और एक एक करके बढ़ती चली जाती हैं और अनंत तक होती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का कोई और छोर नहीं है। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? 1 से स्टार्ट होकर, 1 से शुरू होकर, जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह से बढ़ती हुई चली जाएंगी, डॉट 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 इनफिनिट तक होंगी। यानी आप कह सकते हैं इनका कोई और छोर नहीं होगा और प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी वो 1 से शुरू होकर के कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। अच्छा, प्राकृतिक संख्याओं का एक विशेष गुण यह भी है
कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो सदैव धनात्मक संख्याएं ही होती हैं, ये कभी ऋणात्मक नहीं होती। इसलिए जब भी हम किसी वस्तुओं की गिनती करते हैं या वस्तुओं का संख्यात्मक मान बताते हैं, जैसे हम कह सकते हैं 6 आम 10 कलम, तो हम कभी भी नेगेटिव नहीं बताते, हमेशा क्या बताते हैं, पॉजिटिव ही रूप में बताते हैं, धनात्मक रूप में बताते हैं। इसीलिए किसी भी वस्तुओं की जो गिनती होती है या संख्यात्मक मान जो होता है, उन्हें प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है n बराबर, n मतलब नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है। अगर मैं आप सबसे ये कहना चाहूं कि सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन है, तो प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन होती है, प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन है, 1 है। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। चलिए आगे चलते हैं और आपको एक चीज और समझा देते हैं। इसी नेचुरल जो संख्या पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर जो पढ़ रहे हैं, उसी में जो 1 है, 1 के बारे में आप लोग को ये पता होना चाहिए। 1 हमारी जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यह एक इस तरह की संख्या होती है, ना तो इसको भाज्य में काउंट किया जाता है और ना ही अभाज्य में। यानी हमारी जो 1 संख्या है, 1 को हम ना तो बोल सकते हैं भाज्य है और ना ही यह अभाज्य है। चलिए अब आगे चलते हैं और इसी क्रम में संख्याओं के वर्गीकरण में दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। और दूसरा जो हमारी ये संख्या है, दूसरी संख्या जो है वो कौन सी है, देखते हैं अगली संख्या। दूसरी संख्या है हमारी सम संख्याएं। दूसरी जो है हमारी वो कौन सी है, सम संख्याएं। अच्छा, सम संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्याओं को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। चलिए अगला जो है संख्याओं के वर्गीकरण में दूसरी जो वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाली जो संख्या है वो कौन सी है, सम संख्या। अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूं कि सम संख्या क्या होती है, तो सबसे पहले आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, जो हमने अभी इसके पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, अगर मैं यह कहूं उस नेचुरल नंबर में 2 तरह की संख्याएं मौजूद हैं, एक सम संख्या और एक विषम संख्या है। लेकिन 2 तरह की संख्याएं मौजूद तो हैं, उनको हम क्लासिफाई कैसे करें, उनको हम वर्गीकृत कैसे करें। यानी कि जो हमारी प्राकृत संख्या है, उसी प्राकृत संख्या में 2 तरह की संख्याएं उपस्थित है, एक सम और एक विषम। लेकिन हम उसकी पहचान कैसे करें कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। तो चलिए मैं कॉन्सेप्ट तैयार कराता हूं, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कराता हूं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। यानी यदि कोई भी प्राकृतिक संख्या, ध्यान पूर्वक समझिएगा, यदि कोई प्राकृतिक संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए या पूर्णतया विभाज्य हो जाए, तो वे संख्याएं जो हैं वो कैसी संख्याएं कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। यानी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यदि किसी भी प्राकृतिक संख्या में हम किससे भाग दें, 2 से भाग दें, और वो पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। और जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, विषम कहेंगे। तो चलिए आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि जो नेचुरल नंबर अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आगे तक भी लिख सकते हैं, 9, 10, 11, 12। चलिए इसके आगे मैं डॉट डॉट करके लिख दे रहा हूं। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 से डिवाइड करिए प्रत्येक संख्या में, तो आपसे मैं कहूं 1/2, देखिए पूर्णतया विभाजित नहीं हो रहा है, यानी 1 हमारी सम संख्या नहीं है। अगर 2 में हम 2 से भाग देते हैं तो 2 1 का नाम 2, पूर्णतया कट गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी सम संख्या है, इवन नंबर्स हैं, उनमें सबसे पहली सम संख्या कौन सी है, 2 है। इसके आगे चलेंगे, देखिए 3 है, 3 में आप 2 से भाग देंगे, पूर्णतया विभाजित नहीं होगा। अगर आप देखेंगे ये भी विभाजित नहीं हुआ, लेकिन 4 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4। इसके बाद 5 भी विभाजित नहीं होगा, 6 विभाजित हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 नहीं होगा। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि वे संख्याएं, वे नेचुरल संख्याएं या वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएं, वे सम संख्याएं कहलाती हैं।
और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी, वे विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो अभी तो फिलहाल हमें क्या पढ़ना है, सम संख्याएं जानना है। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इसी तरह से 12, ये क्रम चलता रहेगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो सम संख्याएं हैं वो हमारी इस तरह से होंगी, और सम संख्याओं का भी कोई ओर छोर नहीं है, यानी सम संख्याएं भी अनंत तक जा सकती हैं। तो यानी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, और आपको ये बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा कि जो आपका सम यानी कि जो सम संख्याएं हैं वो सम संख्याएं कैसे होती हैं, उसकी हम पहचान कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करके पहचान कर लेंगे। यानी अब आपको मैंने यहाँ पर क्या किया कि समझा कर यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, और यानी कि इसकी संख्याओं के समूह यानी सम संख्याओं के समूह को यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह से 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, इस तरह से आगे चलता रहेगा। जो भी संख्याएं होंगी वो निश्चित रूप से किससे विभाजित होंगी, 2 से विभाजित होंगी। तो चलिए अब इस वर्गीकरण के अगले क्रम में चलते हैं, और वर्गीकरण के अगले क्रम में हम उस संख्या के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। अब हम लोग क्या देखेंगे, विषम संख्याओं के बारे में जानेंगे। अच्छा, विषम संख्याओं के बारे में अगर देखते हैं तो विषम संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। और विषम संख्याओं की पहचान कैसे किया जाए भाई, विषम संख्याओं का पहचान कैसे किया जाए। देखिए अभी जो मैंने पहचान बताया उसमें मैंने 2 बातें बताई कि वे नेचुरल नंबर्स यानी वे संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो तो उसे तो सम कहेंगे, और वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। तो बिल्कुल बताना आसान है आप सबके लिए। अगर आप लोग ध्यान पूर्वक देखें तो आप क्या कह सकते हैं कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, डॉट डॉट डॉट। अगर इन संख्याओं को आप देख रहे हैं तो ये ऐसी संख्याएं हैं, यानी ये उन संख्याओं के समूह हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो रहे हैं। जैसा कि आप नेचुरल नंबर पढ़े थे तो मैं समझा रहा हूं फिर से। नेचुरल नंबर में क्या पढ़े थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगर मैं नेचुरल नंबर यहां तक लिख देता हूं और आपसे मैं कहता हूं 2 से डिवाइड करिए, तो 2 से केवल ये 2 डिवाइड होगा, 4 डिवाइड होगा, 6 डिवाइड होगा, 8 डिवाइड होगा, 10 डिवाइड होगा, 12 डिवाइड हो जाएगा, आपका 14 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इन संख्याओं के समूह में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये संख्याएं तो 2 से पूर्णतया विभाजित है। लेकिन आप ध्यानपूर्वक यहाँ देखें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इसी तरह से और आगे भी संख्याएं हो सकती हैं, ये 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि वे उन संख्याओं का समूह जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। चलिए, तो आप लोगों का ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अब आगे चलते हैं। अब आप सबको संख्याओं के वर्गीकरण में अगला जो हम संख्याओं के बारे में बताने जा रहे हैं वह संख्या हमारी है होल नंबर्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूर्ण संख्याएं, यानी अगर हम चौथे प्रकार की जो क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, संख्याओं का चौथा वर्गीकरण जो है वो पूर्ण संख्याओं के बारे में है। तो पूर्ण संख्याओं की पहचान कैसे करें या पूर्ण संख्याएं कहते किसे हैं, इसे जानने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए, आप नेचुरल नंबर तो जानते ही हैं। नेचुरल नंबर जो शुरुआत होती है वो कितने से होती है, 1 से। यानी नेचुरल नंबर जो है यानी प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है वो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो यदि हम क्या कहें कि किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो उस प्रकार की जो संख्याओं का समूह हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं।
या हिंदी में से हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। यानी दूसरे शब्दों में आप सरल भाषा में इस तरह भी कह सकते हैं कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के पहले जीरो को भी ले लिया जाए या शामिल कर लिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं। या जीरो से स्टार्ट हो करके 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक जाने वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। होल नंबर कहां से शुरुआत होगी, 0 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से डॉट 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 कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर्स है वो बता पाना बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि अगर आप इसे ध्यानपूर्वक देखते हैं, होल नंबर की जो संख्याएं हैं उनके समूह को देख रहे हैं, उस समूह में एक बात आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी कि ये यहां तक क्या है। अगर आप ध्यान दीजिए, 1 से लेकर अनंत तक एक नेचुरल नंबर है और उस नेचुरल नंबर के पहले क्या लगा दिया गया, 0। यानी कि अगर किसी कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो उन संख्याओं के समूह को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहेंगे। तो आई होप आप सबको ये जो होल नंबर का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब संख्याओं के वर्गीकरण में अगला वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। अगले वर्गीकरण में हम आप सबको बताने चल रहे हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। जैसा कि आप लोग नाम सुने होंगे प्राइम नंबर्स, पांचवा जो हमारा है प्राइम नंबर्स, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्याएं। कभी कभी इसको हम लोग रूढ़ भी कह लेते हैं, अभाज्य या क्या कह लेते हैं, रूढ़ संख्याएं भी कह लेते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ये हमारी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं या रूढ़ संख्याएं क्या होती हैं और इसकी पहचान हम कैसे करते हैं। देखिए, अभाज्य संख्याओं और रूढ़ संख्याओं को पहचान करने के लिए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो अभाज्य संख्या है उसकी पहचान कैसे किया जाए। देखिए, अभाज्य संख्या की पहचान करना बहुत ही आसान है। उसके लिए करना क्या होगा, एक काम करना होगा, हम ये देखना होगा कि जो संख्याएं हमें दी गई हैं क्या वह स्वयं से विभाज्य है और 1 से विभाज्य है और इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है। यानी आसान भाषा में अगर हम आपको समझाना चाहें तो वे संख्याएं जो स्वयं से विभाज्य हो जाए और 1 से विभाज्य हो परंतु अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि वे संख्याएं या उन संख्याओं का समूह जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो परंतु अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं का कुछ समूह लेकर आपको हम समझाते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे जो प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स जैसे मैं आपकी गिनती पहले लिखता हूं 1 2 3 4, नेचुरल नंबर ले लेता हूं। देखिए अभाज्य संख्याएं जो हैं वो अभाज्य संख्याएं कहां से ली गई है, नेचुरल नंबर से ली गई हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ले लिया गया है। अभाज्य संख्याओं का जो समूह है, यानी अगर परिभाषा आप दे रहे हैं तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि उन प्राकृतिक संख्याओं का समूह, उन प्राकृतिक संख्याओं का समूह जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो परंतु अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं वो कहां से ली गई हैं, प्राकृतिक संख्याओं में से ही ली गई है। तो आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, अगर मैं नेचुरल नंबर लिखूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, चलिए इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभी ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभी मैंने ये नेचुरल नंबर लिखा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अभी मैंने सिर्फ ये नेचुरल नंबर लिखा है, लेकिन मैं आपको पहचान करवा रहा हूं कि कैसे जाने कि ये अभाज्य संख्या है, कैसे जाने अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए अगर आप यहां देख रहे हैं एक पहली संख्या कौन है, नेचुरल नंबर में सबसे पहली संख्या कौन होती है, एक ऐसी संख्या है, मैं नेचुरल नंबर जब अभी पढ़ा रहा था तो आप सबको बताया था, एक ऐसी संख्या है यानी 1 एक ऐसी संख्या है
जिसको ना तो भाज्य में रखा जाता है और ना ही इसे अभाज्य में रखा जाता है। यानी ये संख्या जो है भाज्य की श्रेणी में भी नहीं आता, अभाज्य की श्रेणी में भी नहीं आता। यानी आप आसानी से यह कह सकते हैं कि एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, यानी अभाज्य की श्रेणी में आपका एक नहीं आएगा। अब हम लेते हैं क्या, 2। अच्छा, 2 को देखते हैं तो 2 को कौन विभाजित कर सकता है, 2 स्वयं से विभाजित हो सकता है। अगर मैं 2 उठा लूं और 2 को मैं 2 से काटूंगा तो कट जाएगा, और अगर मैं 1 से भी काटूं तो भी कट जाएगा। लेकिन 2 को अन्य कोई ऐसी संख्या आप बताएं जो इसे काट सके, नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 को विभाजित कर सकती हो। यानी 2 या तो स्वयं से कट रही है या तो 1 से कट रही है। यानी आप कह सकते हैं कि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यानी प्रथम अभाज्य संख्या हमारी कौन सी मिल गई, 2 मिल गई। इसी तरह से अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 को 3 ही खुद ही, यानी कि 3 स्वयं 3 को ही डिवाइड कर सकती है या पूर्णतः विभाजित कर सकती है, या तो 1 कर सकता है। यानी 3 को अन्य कोई संख्या विभाजित नहीं कर सकती। तो आप क्या कह सकते हैं, 2, 3, 3 भी ले लिया। लेकिन 4 एक ऐसी संख्या है, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, 4 1 से भी कट जाएगा, 4 स्वयं से भी कट जाएगा, और 4 जो है 2 से भी कट जाएगा। यानी ये परिभाषा को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब 4 जो है हमारी अभाज्य संख्या के श्रेणी में नहीं आती है, क्योंकि वो स्वयं से भी कट जा रही है, 1 से भी डिवाइड हो जा रही है, और किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। इसलिए 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि जो प्राइम नंबर्स है ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाजित होती हैं या तो फिर 1 से विभाजित होती हैं, परंतु अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। तो आप देखेंगे जो प्राइम नंबर्स की संख्याओं का जो समूह है वो क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 तो डिवाइड हो जाएगा ना। 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। इसी तरह से डॉट 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 ढेर सारी संख्याएं होंगी। तो इसका भी और छोर नहीं है, अनंत तक हो सकती हैं, प्राइम नंबर्स अनंत तक हो सकती है। अब इस प्राइम नंबर से या अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिन्हें मैं आप सबको समझाना चाहता हूं। बड़े इत्मीनान से इसे नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सबसे कई बार पूछा भी गया है। ध्यान दीजिएगा, आप सबसे कभी कभी ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि प्रथम अभाज्य संख्या, पहला क्वेश्चन तो यही आप लोगों से पूछ लिया जाता है, प्रथम अभाज्य संख्या। प्रथम अभाज्य संख्या अगर आप सबसे कभी पूछा जाए प्रथम अभाज्य संख्या, फर्स्ट प्राइम नंबर्स कौन है या फर्स्ट प्राइम नंबर कौन है, तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। तो ध्यान रखिएगा इस नोट पॉइंट को, इस नोट पॉइंट को ध्यान रखिएगा सभी लोग कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। दूसरा है, आप सबसे कभी कभी पूछा जाता है प्रथम सम अभाज्य संख्या, प्रथम सम अभाज्य संख्या, प्रथम सम अभाज्य संख्या। तो ध्यान दीजिएगा प्रथम सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। ऐसी कोई भी दुनिया में संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, केवल 2 ही एक संख्या है। यानी 2 को छोड़कर इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम रहे और अभाज्य भी रहे। यानी 2 एक अपवाद है, आप कह सकते हैं कि 2 सम होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। यानी अगर आपसे पूछा जाए प्रथम सम अभाज्य संख्या तो भी आपका जवाब क्या होगा, 2 ही होना चाहिए। तीसरा एक नोट पॉइंट और ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप सबसे पूछा जाता है 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या। यानी अगर आप कोई गिनती गिनते हैं कहां से लेकर, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 50 तक गिनते हैं, तो 1 से लेकर 50 तक अगर आप गिनती गिनेंगे तो उसमें कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कितना होगी, 15। यानी 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। अब आगे चलते हैं, एक और पूछता है कभी कभी कि 1 से 100 तक,
1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो 1 से लेकर के जो है 100 तक अगर आप गिनती देखते हैं तो उस गिनती में आपको, यानी नेचुरल नंबर अगर 1 से लेकर 100 तक लेते हैं, उन प्राकृतिक संख्याओं में आपको 25 ऐसी संख्याएं मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 25 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो कि निश्चित रूप से कैसी होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। और एक और लास्ट नोट पॉइंट देखिएगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, बताइए आप लोग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप पहले सोचिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100 होगी। 100 के बाद कौन आएगा? 101। अब आप ध्यान दीजिएगा, 101 के बाद 102, 103 इस तरह से आएगी। लेकिन आप ध्यान दीजिए, 100 तो है 3 अंकों की, लेकिन 100 तो भाई क्या है? 100 से भी कट जाएगी, 10 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी। तो 100 तो अभाज्य नहीं हो सकती। उसके आगे अगर आप चलते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 101। 101 ऐसी संख्या है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या का मतलब यह है कि आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि अभाज्य संख्या किसी के पहाड़े में सिर्फ एक बार गुणा करने पर आता है, लेकिन आप ये कहिए कि 2 बार पढ़िए गुणा, 3 बार पढ़िए, ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा। यानी अगर आप देखेंगे जो अभाज्य संख्याएं हैं वो उसके 2 ही गुणनखंड होते हैं। यानी आप एक बात और नोट करिएगा कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, ठीक है। एक तो वो खुद संख्या और एक दूसरी गुणनखंड कौन सी होती है? 1। यानी कि अगर कोई भी संख्या आप उठाएंगे, जैसे मैंने 3 ले लिया, 3 अभाज्य है कि नहीं है? हाँ है। अगर 3 अभाज्य संख्या है तो 3 का गुणनखंड 3 है कम 3, यानी एक गुणनखंड 3 होगा, दूसरा गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि 3 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो कितनी होगी? 101। अच्छा, आप कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सबसे छोटी तो बता दी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं बताया जा रहा है हमें। देखिए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जब हमें गिनती ही हमारी अनंत तक जा रही है तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की बता सकते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की भी बता सकते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 अंक की भी बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बताना बिल्कुल ही मुश्किल है। तो आई होप आप सबको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया या जो मैंने ये अभी आपको कुछ नोट पॉइंट बताए हैं वो आप सबको समझ में आ रहे होंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जो है फैक्ट्स हैं। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे ही आप पहला देख रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं, ये काफी बार एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप तुरंत बता देंगे 15 होंगे। अगर आपसे पूछा है 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कितने होंगे? 25 होंगे। अगर आपसे 3 अंकों की पूछे अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो आप बताएंगे 101। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं नोट तो नहीं करा रहा हूं, आपको समझा दे रहा हूं कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कह दूं कि 17 है, तो 17 का गुणनखंड क्या कर सकते हैं आप? 17 एकनम 17। तो यानी आपने देखा 17 में कुल कितने गुणनखंड आए? 2। एक खुद 17 है और दूसरा गुणनखंड कितना है? 1 है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि 7 है, या मैं कह दूं आपका 5 है, तो 5 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है या ऋण संख्या है, तो इसका भी गुणनखंड क्या लिख सकते हैं? 5 एकनम 5, यानी इसके भी 2 ही गुणनखंड होंगे। यानी अभाज्य संख्याओं के कुल कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और संख्याओं के वर्गीकरण में 6वां जो संख्याओं का वर्गीकरण है वह क्या है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और भाज्य संख्याओं की पहचान कैसे की जाए। तो चलिए अब बताते हैं आपको भाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर हमने अभाज्य संख्या पढ़ा है तो अभाज्य संख्या में मैंने क्या समझाया था? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनके केवल कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। यानी अगर जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होंगे उन्हें तो हम अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी अगर अभाज्य संख्याओं को हम छोड़ दें,
अगर नेचुरल नंबर की संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं को निकाल दें तो जो बचती संख्याएं हैं वो निश्चित रूप से कौन सी होगी, भाज्य संख्या होंगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, एक हमारी एक ऐसी संख्या है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, यानी एक भाज्य की भी श्रेणी में नहीं आता और एक अभाज्य की भी श्रेणी में नहीं आता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आपको समझाते हैं कि भाज्य की परिभाषा क्या होगी। देखिए, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, देखिए 2 गुणनखंड होंगे तब तो अभाज्य हो जाएगा। अगर वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वे कैसी संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं। यानी उन संख्याओं का समूह, हम कह सकते हैं कि उन प्राकृतिक संख्याओं का समूह जो, या कह सकते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसा कि आप एग्जाम्पल के द्वारा देखिएगा कि अगर हम लोग कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसे हम अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। जैसे देखिए, एक तो हमारा क्या है, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, तो एक तो हो नहीं सकता। 2 क्या है हमारा, 2 को देखिए ध्यानपूर्वक, 2 अभाज्य संख्या है तो 2 भी नहीं होगी। अगर मैं गिनती लिख के दिखाऊं नेचुरल नंबर, चलिए मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि किस तरह से लिखा जाएगा। चलिए डट डट डट, अगर मैं कहूं एक तो भाई ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, तो एक तो इस श्रेणी में आएगा नहीं। 2 भी इस श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि 2 अभाज्य की श्रेणी में जाता है। 3 भी इस श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। लेकिन 4 के बारे में अगर बात करेंगे तो 4 एक ऐसी संख्या है जो कैसी संख्या है, अभाज्य है। यानी 4 एक अभाज्य संख्या है, 4 एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। 4 एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। 5 एक अभाज्य संख्या है। अगर हम बात करें 6, ये भी कैसी है, भाज्य संख्या है। 7 अभाज्य है, लेकिन 8 कैसी है, भाज्य है। इसी तरह आगे चलेंगे तो हमारा 10 मिलेगा। अच्छा 9 जो है हमारा, 9 हमारा ध्यान से देखिएगा, 9 भी तो हमारा भाज्य होगा। क्यों, क्योंकि 3 त्रिक का 9, 3 से भी कटेगा। 9 एक कम 9, 9 से भी कटेगा। 1 का 9 यानी इसके 1 से अधिक गुणनखंड, तो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। इसी तरह से डॉट 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 आगे भी संख्याएं ले जाएंगे। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ, आप सबको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मैं इतनी लिख ले रहा हूँ गिनती, इसके आगे मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है तो नहीं लेंगे। 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 क्या है, 4 का आप गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4 एकम 4, यानी कि आप कह सकते हैं इसके कितने गुणनखंड है, 3। मैंने क्या बताया था, इसकी पहचान क्या होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी, यानी 4 भाज्य संख्या है। 6 का भी आप देखिए 2 तिहाई 6 एकम 6, यानी इसके भी 3 गुणनखंड है, 2 से अधिक हैं। 8 को भी देखिए, 8 हमारा 8 से भी विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा, यानी कि कह सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए। भाई 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होगा तो इसका मतलब है कि उसके गुणनखंड भी 2 से अधिक होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। 9 भी देखिए 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, तो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है। अगर 10 देखते हैं, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 10 से कम 10, 1 दहा में 10, यानी कि ये भाज्य संख्या की श्रेणी में ये संख्याएं आएंगी। तो आई होप आप सबको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तो वीडियो में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट आप सबको बताने चल रहे हैं, अगला जो कॉन्सेप्ट आप सबको बताने चल रहे हैं वो है होल नंबर्स, सॉरी होल नंबर्स नहीं, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, को प्राइम नंबर्स, जिसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। अगला क्या है आपका, सह अभाज्य संख्याएं। देखिए अभी मैंने संख्याओं के वर्गीकरण में आप सबको भाज्य संख्या भी बताया, अभाज्य संख्या भी बताया, और उन्हीं से जुड़ा हुआ एक और अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सह अभाज्य संख्याएं क्या है। देखिए
सहअभाज्य संख्या कोई एक अकेली संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या कोई भी एक अकेली संख्या नहीं है, बल्कि सहअभाज्य संख्या संख्याओं का समूह है, या कह सकते हैं संख्याओं का युग्म है। संख्याओं का समूह नहीं, बल्कि आप अगर संख्याओं का युग्म कहेंगे तो ज्यादा उचित शब्द होगा। यानी अगर आप देखें दो या दो से अधिक संख्याओं का युग्म हो, वैसे तो युग्म का मतलब जोड़ा ही होता है, तो इसलिए अमूमन हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी दो संख्याएं या उन संख्याओं का युग्म जिनका HCF 1 हो। यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका मस 1 हो। मस का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, 1 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। यानी कि उन संख्याओं का युग्म। यानी आप जो है इसके एग्जाम्पल को समझिए और इसके परिभाषा को समझिए। पहले मैं परिभाषा बता देता हूं कि यदि दो संख्याएं हैं आपके पास, ऐसे समझिए सामान्य रूप से, यदि आपके पास दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का जो मस है वो कितना है, 1 है, तो आप समझ जाइए कि वो जो जोड़ा है उन संख्याओं का वो निश्चित रूप से क्या है, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो यानी आप कह सकते हैं कि उन दो संख्याओं का युग्म, उन दो संख्याओं का युग्म जिनका मस 1 होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। चलिए जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, इसमें कोई परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल में हम पहला देखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया 4,5। ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैंने क्या लिख दिया, 4,5। अब देखिए 4 और 5 में ऐसा कोई उभयनिष्ठ खंड है क्या जो 4 को भी डिवाइड कर दे और 5 को, नहीं। लेकिन 4 और 5 में सिर्फ कॉमन कितना है, 1 है। यानी 4 और 5 का HCF यानी मस या उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ कितना है, 1 है। यानी कि अगर इसका HCF, अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसका मतलब मस, चाहे HCF कहिए चाहे मस कहिए, अगर इन दोनों संख्याओं यानी इस जोड़े में उपस्थित जो 4 और 5 है, इन दोनों संख्याओं का जो मस है वो कितना है, 1 है। इसका मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं, सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से ढेर सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3,7, 18, मैंने लिख दिया 7, या फिर मैंने लिख दिया 3,4, मैंने लिख दिया 9,13। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इन सारे एग्जाम्पल्स में, या आप जो भी युग्म उठा के देखिए, इसमें से जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, कोई भी युग्म उठा के आप देख लें, जो भी आप युग्म उठाएंगे उसको आप देखेंगे, प्रत्येक युग्मों का जो है दो संख्याएं है ना, इसमें इस युग्म में 2 संख्याएं, इस युग्म में 2 संख्याएं, इस युग्म में भी 2 संख्याएं, इस युग्म में भी 2 संख्याएं हैं, और इनका मस जो है वो कितना है, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, इनका मस कितना है, 3 और 7 का मस 1 है, 18 और 7 का मस 1 है, और 3 और 4 का मस 1 है, 9 और 13 का मस 1 है। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया होता कि 4,12 लिख देता, तो देखिए इनका जो HCF होता है या इनका जो मस होता है, इनका जो HCF होता या इनका जो मस होता, निश्चित रूप से कितना हो जाता, 4 हो जाता। तो यानी ये जो जोड़ा है वो निश्चित रूप से ये जोड़ा क्या नहीं है, ये जोड़ा आपका सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। यानी कि सहअभाज्य संख्या दो संख्याओं का जोड़ा होता है जिनका मस कितना होता है, 1 होता है। तो आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही समझ में आया होगा, और आप लोगों का जो जीरो लेवल का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो रहा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो और इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, और वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को पढ़ सकें, देख सकें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। थैंक यू।